अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था और हमने वो मुहावरा इस्तेमाल करके, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर विपक्षी दल केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न के लिए कर रही है, तो बीजेपी यही आरोप उन राज्यों में लगाती है जहां विपक्षी दल सत्ता में। ताजा मामला तेलंगाना का है, जहां बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति है, जो जिसका नाम पहले टीआरएस था, उसकी सरकार है और के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। अब हम जानते हैं कांटे की टक्कर है, जैसे पश्चिम बंगाल में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से बीआरएस बनाम बीजेपी तेलंगाना में हो रहा है। बीजेपी यहां बीआरएस सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। मंगलवार रात को तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। ये वो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर, किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही थी जब पुलिस उठा के ले गई। उस समय वो अपनी सास के निधन के 10वें दिन के जो कर्म कांड होते हैं उसमें शामिल थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार किए जाने से रोकने की कोशिश की, जो कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, और गिरफ्तारी को मनमाना बताया। बीजेपी नेताओं ने यह कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के कारण भी नहीं बताए हैं कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद आधी रात को पुलिस बंदी संजय को पहले किसी अज्ञात जगह लेके गई, फिर अगले 16 घंटे तक अलग अलग गाड़ियों में जगह जगह घुमाया जाता रहा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अंत में शाम को 5 बजे उन्हें हनुमाकोंडा की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बंदी संजय को 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब पुलिस उसमें उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकती। खबरों के मुताबिक यह गिरफ्तारी एक पूर्व पत्रकार समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है, जिन्हें हनुमाकोंडा इलाके में 10वीं की हिंदी परीक्षा के लीक होने के सिलसिले में पकड़ा गया। इस बीच बंदी संजय की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए बीजेपी की लीगल सेल ने आज तेलंगाना हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बंदी संजय की गिरफ्तारी के दौरान नियम कानूनों का उल्लंघन किया है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष को ऐसे समय हिरासत में लिया गया है जब 3 दिन बाद 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। हेबियस कॉर्पस आपको बता दें, उसका मतलब यह होता है कि जब कोई मामला हो रहा हो तो उसमें हमारी बात सुन ली जाए। अब आपको यह बता दें कि वहां पर जो परीक्षा का पेपर है, यह पेपर मंगलवार को व्हाट्सएप पर चल रहा था और उसी दिन इम्तिहान भी था। जिस समय पुलिस बंदी संजय को गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बीआरएस के दौर में डर एक सच्चाई। पहले उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका और अब रात में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरी एकमात्र गलती है कि मैंने बीआरएस सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाया। अगर मुझे जेल हो जाए तो भी बीआरएस से सवाल पूछना बंद न करें। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद को गिरफ्तार कर गलत किया है। यह सब उनके बयान का हिस्सा है। यह उनके राजनीतिक अस्तित्व पर आखिरी कील साबित होगा। माना जा रहा है कि बंदी संजय पेपर लीक केस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे और बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पुलिस ने यह जानकारी प्राप्त करते ही उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया कि कहीं वो कोई पॉलिटिकल डैमेज ना कर। He was arrested some sections 420 and other malpractice. That section that doesn't apply in this case. Moreover, Bandi Sanjay did not commit any offence. His arrest is illegal. He is the member of the parliament. Before arrest, he must seek permission of the speaker of the parliament. Then the police has to arrest. But without following due procedure, he was arrested. आज बंडी संजय जी को अरेस्ट क्यों किया? जो आपने आरोप लगाए बीआरएस पे, अभी तो हम उनके रिएक्शन नहीं दे सकते व्यूअर्स के लिए, लेकिन आज बंडी संजय जी का अरेस्ट है। आरोप यह है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है या उन्होंने इंस्टिगेट किया यहाँ पे ट्रबल, इसीलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल कोई ट्रबल नहीं है। अगर कोई सरकार फेल्यूर है तो उठाना हमारा जिम्मेदारी है। विपक्ष का पार्टी है हम इधर, क्योंकि तेलंगाना का जनता बहुत संघर्ष करके लगभग 12 सालों बलिदान होकर तेलंगाना लाए हैं। ऐसा तेलंगाना एक परिवार के फैमिली के अंदर एक बंदी हो गया। इसलिए हम तेलंगाना जनता के पक्ष में लड़ना चाहते हैं। जो बलिदान किया है उनका आकांक्षों को पूरा बनाने के लिए हम तैयार हैं।
जानकारी के मुताबिक मंगलवार को वारंगल जिले में राज्य का 10वीं बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक हो गया। वारंगल की जिला शिक्षा अधिकारी डी वसंती के मुताबिक ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मतलब पेपर सब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे थे, यहां पेपर अभी शुरू भी हो रहा था। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये पेपर किस सेंटर से लीक हुआ है और किसने किया है। वारंगल के पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ के मुताबिक लीक हुए पेपर को एक मेडिकल कॉलेज के एक कर्मचारी ने एक पूर्व पत्रकार है, जर्नलिस्ट पी प्रशांत, उसको भेजा, जिन्होंने इसे पत्रकारों के एक ग्रुप में डाल दिया। प्रशांत ने पेपर की फोटो बंदी संजय को भी भेजी। ఇతను అందరికీ కూడా ఇక్కడి నుంచి మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతున్నట్టు మనకి ఇక్కడ ఇతని ఫోన్ లో ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ మెసేజెస్ వాట్సాప్ చాట్స్ తోటి। इससे पहले सोमवार को 10वीं का तेलुगु का पेपर भी कथित तौर पर व्हाट्सएप पर लीक होने की खबर आई थी। तेलुगु का पेपर लीक होने पर भी बंदी संजय ने तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी के इस्तीफे की मांग की थी और कहा था कि तेलंगाना सरकार 10वीं के इम्तिहान तक ठीक से नहीं करा पा रही है और उसमें भी नाकाम हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये और तेलंगाना में पेपर लीक से जुड़ी ऐसी कई घटनाओं को लगातार उठाते रहे हैं। 27 फरवरी को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि TSPSC का भी एक पेपर लीक हुआ था, जिसकी जांच के लिए SIT बनाई गई। SIT ने जांच में पाया कि TSPSC के मेन ऑफिस में काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने पेपर को दफ्तर के कंप्यूटर से डाउनलोड कर उसे 10 लाख रुपए में बेच दिया था। बंदी संजय ने TSPSC परीक्षा पेपर लीक पर भी सवाल उठाया था। उस मामले में SIT ने बंदी संजय को भी 24 मार्च को अपना बयान देने के लिए समन किया। बंदी संजय ने तब कहा था कि सबूत के लिए मुझे समन करने के बजाय SIT को मामले की तह तक जाना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री टी रामा राव, ये जो है KTR जिनको कहते हैं, वो बंदी संजय की जो बातें हैं उसको आधारहीन बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है। तेलंगाना में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस, CPI और CPM के नेताओं ने भी पेपर लीक पर तमाम सवाल उठाए हैं और कांग्रेस का आरोप यह भी है कि BRS के नेता TSPSC के पेपर लीक में खुद शामिल। आइए इस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। देखिए, तेलंगाना का ये जो पेपर लीक मामला है, हम एकदम नोज डाइव किए, हमने एक एक चीज आपको बताई। पहले तो वो उस याचिका में क्या है, जो केंद्र में जो छोटी पार्टियां हैं या विपक्षी दल हैं, वो उन्होंने क्या दलील दी जो खारिज हो गई, और दूसरा यहां पर तेलंगाना में जो मामला है, तो आपको पूरी खबर समझ में आ गई दरअसल। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और सवाल क्या हैं, वापस उसी मुहावरे पर जा रहे हैं कि क्या आज की डेट में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला हो गया है, जिसके पास पुलिसिया तंत्र है, जिसके पास एजेंसियां हैं, वो उसको अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और फिर दूसरे को कह रहा है कि देखो आप कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। संजू वर्मा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, आलोक शर्मा आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, श्रवण दसाजू आप नेता हैं BRS के, और नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आलोक जी आपके साथ शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, एजेंसियों के दुरुपयोग की बात, याचिका में बहुत सारे आंकड़े दिए। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर एक्शन नहीं हुआ, उसको विड्रॉ कर लिया गया। अदालत ने अपनी बात भी रख दी। अदालती कार्रवाई के चलते उन्होंने बता दिया कि भाई आपके लिए अलग कानून नहीं बन सकता है। लेकिन जब आप इसकी तुलना राज्य की पुलिस जो कर रही हैं उससे करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से दुरुपयोग कर रहा है। क्या ऐसी स्थिति नहीं बनती जा रही है? देखिए संकेत, मुझे लगता है कि आज शुरुआत वहीं से कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट दिस स्टेज हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारी जो डिमांड थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि निर्धारित अवधि के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप उसकी सुनवाई करें और उसको पूरा करें। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही वाजिब था। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के केस को आज 13 साल हो गए, लेकिन क्योंकि केवल जमानत पर रखना है, किसी को उलझा कर रखना है, तमाम प्रवक्ता आकर बयान दे सकें, इसलिए आज तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं हुई। 2013 में एक पुस्तक आई थी दामाद शीत, आपको भी याद होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों केस हैं और आजकल तो एक वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल के जो पुराने केस हैं कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है
तो वो केस वैसे ही खत्म हो जाते। मैं समझता हूं कि बहुत वाजिब डिमांड थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। जो भी निर्णय है हम दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे जब भी कभी दिक्कत आएगी। अब आपका एक मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सच्चाई है इस समय कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और सबसे ज्यादा जो भैंसों को लाठियां मार रहा है वो केंद्र सरकार मार रहा है। आपने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ही कितने केसेस में फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और बीजेपी शासित राज्यों को। एक एक व्यक्ति 2-2 साल तक ट्रायल नहीं होती, यहां तक दुरुपयोग होता है एजेंसीज का कि एक केस में अच्छा कल हो सकता है न्यायालय से जमानत मिल जाए, दूसरे केस में उलझा लो, 10 दिन और अंदर रखेंगे इसको, फिर वो दूसरा जब नजदीक आता है तो तीसरा और लगा लो। और क्या आजकल ट्रेंड हो गया कि इस राज्य से उठाओ दूसरे राज्य में ले जाओ। पवन खेड़ा जी वाले मैटर में आपने देखा होगा, आसाम की पुलिस आई हुई थी, मतलब कहीं आसपास की नहीं, आसाम ले जाओ, उलझाए रखो केस को। तो हमारी जो वाजिब ठीक है डिमांड के निर्धारित अवधि में उसका होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो एमएलए थे सरकार टूटी, सरकार बिगड़ गई, जो तमाम एमएलए के खिलाफ ईडी सीबीआई के नोटिस थे उनका क्या हुआ? किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ इनकम टैक्स के नोटिस चले गए। राजस्थान में जब सचिन पायलट प्रकरण चल रहा था तो उस समय पर ईडी सीबीआई वाले वहां घूम आता रहे हूं संजू जी, आपको पूरा टाइम मिलेगा। गुजरात का चुनाव था, संकेत भाई आप भी वहीं थे, आपको याद होगा कच्छ और भुज में 300 टीमें इनकम टैक्स की निकली थी। किस दिन? जिस दिन बीजेपी के टिकट 38 विधायकों के काटे।